आज के दौर में प्रासंगिकता क्या है, इसके ऊपर। अब बात ये देखिए कि इस प्रासंगिकता के सवाल के ऊपर मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि जो 70-80 साल पहले या 1931 के अंदर 90 साल के लगभग, मतलब एक आप कह सकते हो कि वो टाइम हुआ जब उनकी शहादत हुई। अगर किसी शहीद के विचार इतने सालों बाद भी प्रासंगिक हैं, ये कोई बहुत गर्व की बात नहीं है कि भाई देखो भगत सिंह इतने महान थे कि उनके विचार आज के दौर में भी प्रासंगिक है। होना तो ये चाहिए था कि जो उन्होंने सपने देखे, उन सपनों को आज तक पूरा हो जाना चाहिए था। अब तब तो कोई बात होती कि भाई हमने इस 90 साल के सफर के अंदर जो सपने उन्होंने देखे, उन सपनों के अंदर ये चीज हासिल की। लेकिन अगर उनके विचार हूबहू प्रासंगिकता है तो हम जो 90 साल का सफर हमने तय किया, 70 साल 75 साल आजादी का सफर किया, उस सफर के ऊपर सवाल पैदा होते हैं, उसके अंदर प्रशंसा का भाव पैदा नहीं होता। ये देखने की बात है। अब जिस दौर के अंदर भगत सिंह, एक तरीके से आप सब लोग जानते हैं कि जब भी आजादी के आंदोलन की बात आती है तो भगत सिंह के अलावा बहुत सारे लोग जो है हमारे संज्ञान के अंदर आते हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां एक तरीके से दी। अब उसी दौर के अंदर अब वो कुर्बानियां क्यों देनी पड़ी, एक सवाल तो ये है। अब जब ब्रिटिशर्स, अंग्रेज जब यहाँ पर आए, थोड़ा सा मैं उसके ऊपर उससे पहले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज के दौर में आपको ये लगेगा कि भाई अंग्रेजों से पहले समाज कैसा था, थोड़ी सी ये बात, क्योंकि तभी तो हमें ये है कि भगत सिंह और महात्मा गांधी या और सुभाष चंद्र बोस, इस तरीके के लोगों को लड़ना क्यों पड़ा। बहुत सारे सामाजिक भेदभाव उस समय के समाज के अंदर थे, लेकिन जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो अंग्रेजों ने दो बुनियादी चीजें हिंदुस्तान के अंदर पैदा की जो अंग्रेजों से पहले इस देश के अंदर कभी नहीं मिली। एक तो थे अकाल, अकाल जो है, और दूसरा है सांप्रदायिक दंगे। देश के अंदर छोटे मोटे झगड़े जो है आपको दिखाई दे देंगे। जो भी इतिहास के विद्यार्थी हैं, जो भी पढ़ते हैं, अगर कोई विद्यार्थी कभी पुराने उठा करके किसी विद्वान ने इतिहास लिखा हो अंग्रेजों से पहले का, तो आपको पता चल जाएगा कि इस देश के अंदर कभी अकाल नहीं पड़ा, और दूसरा इस देश के अंदर कभी भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। आज बहुत सारे लोग कहते हैं भाई जो है ना सब पुरातन, क्योंकि बीच का दौर जो गायब कर दिया जाता है। अभी भी जैसे नई शिक्षा नीति आई, उसके अंदर एक बात कह रहे हैं कि भाई पुरातन शिक्षा को हम दोबारा लेकर के आएंगे, तो उसके अंदर जो बीच का दौर है वो गायब कर दिया जाता है, जिसको हम मिडिवल पीरियड, मध्यकाल बोलते हैं। या आप और ज्यादा मतलब इसको उनकी भाषा में कहें तो आप यूं कह सकते हो, जिसको एक कुछ ताकतें जो है वो मुगल पीरियड कह दी है। लेकिन उसी मुगल पीरियड के अंदर भी बहुत सारे आपसी तनाव हो सकते हैं छोटे मोटे स्थानीय स्तर के ऊपर, लेकिन आपको हिंदू मुसलमान के नाम पर कभी दंगे नहीं मिलेंगे। दूसरी जो बात है वो ये कि इस देश की अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत सारे सामाजिक तौर पर भेदभाव आपको मिलेंगे। जात के नाम पर इतनी मतलब निकृष्टतम स्थिति यहाँ मिल जाएगी, लेकिन इसके बावजूद आपको भुखमरी नहीं मिलेगी। अकाल नहीं, जो अकाल बोलते हैं अकाल, क्योंकि जो भुनावट थी समाज की, वो इन चीजों से बचाव का रास्ता एक तरीके से देती थी। लेकिन अंग्रेज जब यहाँ पर आए, उनका मुख्य उद्देश्य वो यहाँ के समाज के अंदर बहुत परिवर्तन करना नहीं, बल्कि एक ही उद्देश्य था, व्यापारी के तौर पर आए और किस तरीके से आप यहाँ से लूट करके ले जा सकते हो, जो भी पैदा किया वो उन्होंने उसके लिए जो हो सकता था वो किया। पूरी की पूरी आप देखोगे बहुत आम भाषा के अंदर आपको यूं पता चल जाएगा कि लोग ये कहते हुए मिलेंगे कि यहाँ के कारीगर दुनिया के अंदर विख्यात एक तरीके से वो कारीगरी यहाँ की रही है। ढाका का पूरी की पूरी जो बसावट है, ढाका सुना होगा आपने, बांग्लादेश की राजधानी है, कलकत्ता, ढाका की मखमल। अभी भी जब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर, जब इतिहास पढ़ते हैं इस देश का, उसके अंदर ये बताया जाता है कि मिस्र सुना होगा आपने, मिस्र
एक देश का नाम है, पुरानी सभ्यता है, जैसे हिंदुस्तान की एक सभ्यता है वैसे मिस्र की सभ्यता है। तो वहां पर आज कल जैसे जब खुदाई होती है तो बहुत सारी मम्मी जो शरीर को संभाल के रखने की एक प्रथा है, मम्मी बोलते, मम्मी उनको शरीर को, पुराने शरीर जो है एंशियंट पीरियड, पुराने दौर के अंदर वो जो निकलते उसके अंदर जो लिपटा हुआ कपड़ा है जिस वस्त्र के अंदर, और शरीर किसका संभाल के रखा जाता है, जो उस दौर के सबसे अमीर राजा रानियां थी उनका, गरीब आदमी का कौन रखेगा, वो तो जैसे भी है निपटा दो। तो जो अभिजाते एक किस्म से क्लास जमात रही उसका ही तो शरीर संभाल करके रखेंगे। अब वो जो कपड़ा पहनते हैं मिलता है, उस कपड़े को बोलते हैं गंगेटी का, गंगेटी का नाम उसको बोलते हैं, यानी कि हिंदुस्तान का बना हुआ कपड़ा। जैसे आजकल हम ब्रांडेड कपड़े पहन करके खुश होते हैं कि भाई ये जो है मेरी बुआ ने भेजा ऑस्ट्रेलिया से, मेरे फलाने ने भेजा ये फला उस देश से, एक ब्रांडेड कपड़ा पहनने की नहीं होती। तो आप ये देखिए कि उस देश के अंदर जो अभिजात्य जमात है वो हिंदुस्तान का कपड़ा उस समय पहनते थे। ये पूरी दुनिया के व्यापार जितना होता था, दुनिया के अंदर जो जितना व्यापार होता है उस दुनिया के व्यापार में भारत की हिस्सेदारी टोटल जो हिंदुस्तान को छोड़ करके जितने भी देशों की भागीदारी थी उससे 3 गुना ज्यादा अकेला हिंदुस्तान जो है वो पैदा कर रहा था। ये है इस देश की अर्थव्यवस्था। अंग्रेजों के आने से पहले ये कहा जाता है कि जो व्यापारी हैं जो यूरोप से आते थे, अगर 7 ऊंट यहाँ से मसाले लाद करके लेकर के गए, और ऊंट जो है वो सारे के सारे तो पहुंचेंगे नहीं क्योंकि इतना लंबा सफर है, बहुत सारे रास्ते के अंदर मतलब जो है उन कोई अनहोनी मतलब मर गए तो उनके ऊपर सामान लदा हुआ वो कैसे लेके जाएंगे। अगर 7 ऊंटों में से 1 ऊंट भी बच गया तो वहां पर जाकर के वो एलीट जमात मतलब जो अमीर लोग हैं वो बन जाते थे। तो ये यहाँ के व्यापार की एक तरीके से थी। तो हिंदुस्तान ने जो ये कहते हैं कि भाई सोने की चिड़िया थी, उस सोने की चिड़िया का मतलब यही है कि यहाँ की खेती, यहाँ के करघे, ठीक है, ये सब इतना विश्व स्तरीय था कि हिंदुस्तान को हम सोने की चिड़िया बोलते थे। और समाज की बुनावट खास करके आर्थिक तौर पर, इसके बावजूद मैं यहीं पर ही दर्ज कर दूं कि सामाजिक तौर पर बहुत सारे भेदभाव यहाँ पर रहे। एक बात ये तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इस जो बुनावट थी समाज की, सबसे पहले उसको तोड़ा। अभी एक प्रक्रिया चली हुई है कि लोग गांवों से गांव छोड़ करके शहरों की तरफ एक तरीके से जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनका हर आदमी चाहता है कि मेरा जीवन स्तर बेहतर बने, तो शहरों के अंदर मौके हैं। उस समय दुनिया के सबसे बड़े एक किस्म से आपको जो शहर है वो ढाका और कलकत्ता माने जाते थे, ठीक है। अब उस समय अंग्रेजों ने जो नीतियां अपनाई, ये नीतियां मैं भगत सिंह की आज के दौर में प्रासंगिकता के जब बात करेंगे उस समय ये काम आएगी। जो नीतियां अपनाई, क्योंकि वहां पर क्या है एक किस्म से औद्योगिकरण चला, औद्योगिकरण, मशीन का इजाद हुआ और मशीन ने जो है थोड़े समय के अंदर ही बहुत मतलब कपड़े का उत्पादन कर दिया। अब अंग्रेजों के सामने यहाँ व्यापार के लिए केवल दो था कि भाई यहाँ के जो विश्व स्तरीय किस्म से उत्पादन है उसको किस तरीके से खत्म किया जाए। जो आपने सुना है कि भाई कारीगरों के हाथ काट दिए गए, सुना है ना। अब हाथ काटने का अर्थ ये नहीं है कि तलवारों से जो है हाथ काट दिए कारीगरों के, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये है कि उनके सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई कि उनका उत्पादन करना बंद हो गया, यानी कि बाहर से सस्ता माल डाल दिया और यहाँ का जो माल था उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। पैदा करोगे तो वो बिकेगा ही नहीं। एक तो लोगों ने क्या किया, जो बड़े बड़े शहर थे वो खाली हो गए, यानी कि जैसे हम कह रहे हैं शहरीकरण, वैसे एक प्रक्रिया चली जिसको बोलते हैं ग्रामीणीकरण, मतलब गांव की तरफ जाना। अब गांव क्योंकि एक तरीके से आप कह सकते हो कि आत्मनिर्भर थी, केवल अपने जो वासी है उनका पेट भरने के लिए वो समर्थ थे। लेकिन बड़ी संख्या के अंदर जब बड़े बड़े शहरों से जो कारीगर वहां पर आए और गांव के अंदर जब वजन पड़ा खेती के ऊपर, तो आप ये देखिए तब अकाल पैदा हुआ इस देश के अंदर, बड़े बड़े अकाल।
आप देखोगे 1940 के दशक के अंदर ही 20 लाख से ज्यादा लोग जो है अकेले बंगाल के अंदर मर गए थे। ऐसे इतने बड़े बड़े आकांड। दूसरी जो बात हम कह रहे हैं कि जो चीज उन्होंने पैदा की वो की सांप्रदायिक दंगे। जो बात अंग्रेजों से पहले आप कहीं कोई किताब से वो किसी भी संगठन ने पैदा की हो, कितना ही सांप्रदायिक क्यों ना हो, आपको दंगों का जिक्र नहीं मिलेगा। झगड़ों का मिल जाएगा। झगड़े गांव के अंदर भी जात के नाम पर भी हो जाते हैं, भाई भाई के अंदर भी हो जाते हैं, कुछ बड़े झगड़े मिल जाएंगे, लेकिन दंगे नहीं मिलेंगे। दंगे कब पैदा हुए? जब 1857 के अंदर आपने सुना होगा यहाँ पर क्रांति हुई। उसके अंदर हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उनको ये लगा कि अगर ये एक किस्म से समाज की बुनावट जिंदा रही अभी भी तो क्या होगा, तो आपका यहाँ पर ज्यादा दिन टिकना जो है वो पसंद नहीं है। फिर उन्होंने ये कहना शुरू किया शिक्षा के माध्यम से और अलग अलग तरीकों से कि भाई अगर जैसे अभी आप सुन रहे हो, बोला भाई ये हिंदुओं को यूं कहा कि भाई तुम्हारे पर तो 400 साल राज कर रही है, हम तो आपके संरक्षक है। ये बात उन्होंने उनको भी ये कहा हाँ चार बोले 400 साल से मुगलों का राज एक तरीके से था। यानी कि पहले हिंदुओं को एक किस्म से मुसलमानों के बारे में भ्रांतियां फैलाई। फिर जब यूं हुआ कि कुछ हिंदू जो मतलब उभार दिखाई दिया, उस समय एक कह दिया कि बोले देखो ये एक पर्टिकुलर विशेष संगठन बना हुआ है, आप भी अपना संगठन बनाओ। बोला अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर हिंदू राज आ जाएगा। फिर मतलब इस तरीके से मुस्लिम लीग बना दी, समझे। अब जो है पूरी की पूरी आजादी की लड़ाई के अंदर जितने भी आपको नेता दिखाई देंगे लड़ते हुए, उसके अंदर आपको साथ साथ ये जो आपसी दंगे हैं वो भी होते हुए दिखाई देंगे। तो ये एक पृष्ठभूमि उस दौर से अंग्रेजों से पहले की बताते हुए मैं बात कर रहा हूं कि भाई फिर हमने जो अंग्रेजों ने एक तरीके से समाज के अंदर ये जो चीजें पैदा की, भूखमरी की पैदा की, दंगे पैदा किए, बहाली एक किस्म से आप कहोगे बदहाली पैदा की। अब लोगों के अंदर इससे आक्रोश है। हर आम आदमी मेहनत कर रहा है, उसका मेहनत का हिस्सा जो है उसको मिल नहीं रहा है। सामाजिक तौर पर उत्पीड़न जो पहले भी था उसके अंदर इजाफा हुआ। तो जब ऐसी व्यवस्था थी तो आप कहीं भी जब देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि भाई कांग्रेस एक संगठन आया शुरुआती दौर के अंदर से आगे बढ़ते हुए, उसके अंदर थोड़ा बहुत इस तरीके से मतलब एग्रेसिवनेस भी पैदा हुआ। कुछ शांत स्वभाव के लोग भी थे जो गरम दल और नरम दल नाम से कुछ लोग बोल देते हैं, लेकिन कुछ नेता वहां से उभर करके आते हैं जिसमें महात्मा गांधी है, लाला लाजपत राय है, बिपिन चंद्र पाल है, बहुत सारे नाम है, जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है। उसी कड़ी के अंदर आज के दौर के अंदर अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा अगर कोई नाम लिया जाने वाला है वो नाम किसका लेते हैं? वो भगत सिंह का नाम लेते हैं। हर राजनेता, हर संगठन भगत सिंह की जयंती के ऊपर और भगत सिंह की शहादत दिवस के ऊपर आपको माला पहनाते हुए दिखाई देगा। वो कहेगा कि भगत सिंह ये था, भगत सिंह मतलब यूं था। ऐसे एक हीरो की जो शक्ल नहीं होती फिल्मों के अंदर जैसे हीरो होता है, उस तरीके से पेश करके और उसको माल्यार्पण करके ये कहा जाता है कि देखो हम भी उस भगत सिंह के वारिस हैं, उसको हम याद कर रहे हैं और इस देश में भगत सिंह की जरूरत है। आम आदमी यूं मान लेता है कि भाई बात तो ठीक कह रहे, लेकिन आपको उस माल्यार्पण करते हुए लोगों के अंदर और भगत सिंह के अंदर आपको बुनियादी फर्क करना पड़ेगा कि क्या जो भगत सिंह को याद कर रहे हैं वो वास्तव में भगत सिंह को चाहते हैं या नहीं चाहते। वो आपको तब पता चलेगा जब आप भगत सिंह के विचार एक तरीके से समझने की कोशिश करोगे। अब भगत सिंह और दूसरे जो हमारे जो जिनको हम यूं कहेंगे नेता रहे आजादी के दौर के अंदर, उसके अंदर एक बुनियादी फर्क आपको ये मिलेगा कि भाई भगत सिंह ने अपने विचारों को बहुत ही संस्थागत रूप जो नहीं होता कि भाई
ये मेरे विचार हैं, ये केवल कहे नहीं, लिख करके भी मतलब गए हैं। वरना तो आप देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लड़े, जिन्होंने शहादत दी, जिसको सबसे बड़ी शहादत बोलते हैं, फांसी के ऊपर झूले, लेकिन आम जनता के दिमाग के अंदर वो मतलब नाम नहीं आता। भगत सिंह का विचार इसीलिए दिमाग में अंदर आता है क्योंकि उन्होंने अपने विचारों को एक तरीके से हमारे बीच में रखा। वो ये रख करके गए कि भाई जिस आजाद भारत का मैं सपना देख रहा हूं, वो आजाद भारत का खाका एक तरीके से कैसे क्या होगा। तो उस खाके के अंदर आपको 4-5 चीज ऐसी होगी जब जो हर नौजवान को पता होना चाहिए। सबसे पहला खाका तो ये था कि समाज के अंदर जो गैर बराबरी है, गैर बराबरी वो चरम के ऊपर आपको दिखाई देती थी उस दौर के अंदर। पूंजीपति तबका उस समय इतना बड़ा नहीं था, केवल अंग्रेजी पूंजी लगी हुई थी, अंग्रेजी पूंजी। हिंदुस्तान के पूंजीपति इतने बड़े नहीं थे, लेकिन हिंदुस्तान के जो पूंजीपति समझते हो ना, जिसकी फैक्ट्रियों के जो मालिक थे, अंग्रेजों की पूंजी थी, अंग्रेज पूंजीपति थे, या हिंदुस्तान के कोई थोड़े मोटे पूंजीपति आपको दिखाई देंगे। लेकिन वो केवल पूरी की पूरे जनसंख्या के अगर सबको मिला भी ले 2% लोग पूंजी और सामंत वो आपको दिखाई देंगे। तो उन्होंने ये देखा कि 2% लोग ही राज चला रहे हैं इस देश के अंदर, और जो 98% लोग हैं उनका कोई मतलब एक उत्पादन के अंदर हिस्सेदारी नहीं है, उत्पादन को करते हैं। हिस्सेदारी और उत्पादन करना अलग अलग चीज है, ये हम बात करेंगे। तो जो 2% लोग पूरा का पूरा जो पैदाइश है उसको वो तय कर रहे हैं कि भाई उसका मालिक कौन बनेगा, वो कहाँ जाएगा। 98% लोग एक किस्म से वो उनकी तरफ देखते हुए थे। तो उस खाके के अंदर ये एक चीज निकल भगत सिंह ने कही कि भाई जब भी आजाद भारत बनेगा तो राज जो है वो किसका होगा, इन 98% लोगों का होगा, 2% लोगों का नहीं होगा। ठीक है। तो जो भयानक तौर पर गैर बराबरी समाज के अंदर थी, भगत सिंह ने आजादी की व्याख्या उससे की। दूसरी बात उन्होंने की कि उन्होंने कहा कि भाई जो ये लूट है, इस लूट के साथ साथ केवल आर्थिक लूट का मसला नहीं है, पूरे के पूरे अंग्रेजी दौर में और उससे पहले भी, जिसको याद करके आज कई बार हम खुश हो जाते हैं कि भाई देखो पुराने दौर के अंदर ये था, ये था, ये था। उस पुराने दौर के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं था। भयानक तौर पर एक किस्म से लोगों की सामाजिक तौर पर उत्पीड़न एक वो रहा है, छुआछूत। उन्होंने लिखा है कि भाई यहाँ पर कुत्तों को के साथ जो है ना बैठना तो पसंद कर लेते हैं, लेकिन इंसान का स्पर्श कर जाना वो उनको लोगों को मंजूर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये जो छुआछूत है एक किस्म से इससे मुक्ति, आजादी का मतलब नंबर 1 असमानता से मुक्ति, नंबर 2 छुआछूत और गैर बराबरी से मुक्ति, और तीसरी जो उन्होंने कही कि भी घर के अंदर भी एक किस्म से जो महिलाओं की और पुरुषों की जो लैंगिक भेदभाव है वो उससे मुक्ति। आजादी का मतलब उन्होंने ये कहा कि अगर आजादी है, जैसे वो अभी पिछले 1-2 साल से जो नारे वो कन्हैया कुमार ने लगाए थे कि वे फलाने चीज से मुक्ति, फलाने से मुक्ति, आजादी। आजादी का मतलब ये वहीं से लिया गया है जो उन्होंने भगत सिंह ने लिखा है कि भाई इन चीजों से अगर मुक्ति है तो ये खाका जो पैदा किया भगत सिंह ने, उसी लिए हम भगत सिंह को दूसरे लोगों से अलग मान करके चलते हैं। क्यों? क्योंकि एक 23 साल का नौजवान अगर इतनी उम्र के अंदर इतना बेहतरीन खाका, अगर अभी मैं कल यहाँ आने से पहले वो पढ़ रहा था, इरफान हबीब हिंदुस्तान के सबसे बड़े हिस्टोरियन में उनका नाम शामिल है। उन्होंने जैसे दैया साहब ने बताया कि आज भी अगर आप देखोगे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर केवल एक नाम के ऊपर आपको सहमति दिखाई देती है, जिसको लेने में किसी को एतराज नहीं होता, ना तो हिंदुस्तान के लोगों को और ना पाकिस्तान के लोगों को। वो अभी भी दिलों के अंदर बस मतलब बसना कोई छोटी चीज है। आप महात्मा गांधी का नाम जिक्र करके देखो पाकिस्तान के अंदर, हालांकि जो समझदार लोग हैं वो ऐसा कहते हुए दिखाई नहीं देंगे, लेकिन बड़े हिस्से के अंदर ये है कि भाई गांधी
ये था, फलाना था। नेहरू का नाम लो, आपको ऐसे ही मिलेगा। यहाँ पर जिन्ना का नाम ले लो, मतलब मतभेद दिखाई देंगे, लेकिन केवल उस पूरे के पूरे मतलब इस हमारे जो जिसको हम साउथ एशिया कह सकते हैं, दक्षिण एशिया, उसके अंदर भगत सिंह अपने इसी खाके की बदौलत जो है दोनों देशों के अंदर सबसे ज्यादा याद किए जाने वाले शख्स बन करके उभरे। तो ये बुनियादी फर्क आपको दिखाई देगा। दूसरी ये अगर आप बात करो कि भाई उन्होंने कहा भगत सिंह ने कि ये जो आजादी का संघर्ष है, ये नहीं कि भाई राजनीतिक आजादी अगर मिल गई और उसके बाद में ये संघर्ष चलता रहेगा। उन्होंने कहा ये संघर्ष जो आजादी का है ये तब तक चलेगा, राजनीतिक आजादी के बाद भी, जब तक इस देश के अंदर सामाजिक एवं आर्थिक आजादी नहीं मिल पाती। उन्होंने कहा ठीक है, अंग्रेजी पूंजी यहां से चली जाएगी, लेकिन उसके पश्चात लूट बंद नहीं होगी। वो जो नहीं आमतौर पर हम इस भाषा के अंदर बोल देते हैं कि भाई गोरे अंग्रेज चले जाएंगे और काले अंग्रेज आकर के मतलब यहाँ पर राज करेंगे। तो काले अंग्रेजों का मतलब यही है कि भाई जो उत्पादन के साधनों के ऊपर जिनका अधिकार है आज, उनका अगर यहाँ से जाना भी हो गया लोगों की आजादी की जंग की वजह से, लेकिन उत्पादन के साधनों के ऊपर अगर अधिकार नहीं बदला तो उसका कोई अर्थ नहीं बनता। तो चाहे वो अंग्रेजी पूंजी हो, चाहे वो अंग्रेजी और भारतीय पूंजी का गठजोड़ हो, या चाहे शुद्ध तौर पर भारतीय ही क्यों ना हो वो पूंजीपति, लेकिन अगर शोषण करेगा तो ये आजादी का संघर्ष उसके राजनीतिक आजादी के बाद में भी होगा। ये बात तो मतलब कही। दूसरी जो है, इसको हम आज के दौर में बात करते वक्त थोड़ा सा और मतलब देखेंगे। दूसरी जो उन्होंने बात कही वो था कि जो जैसे आपने देख संघर्ष को मारा भगत सिंह और उसके साथियों ने, वो किसका प्रतिशोध लेने के लिए मारा सब जानते हैं। लाला लाजपत राय को लाठियों से पीटा, उसका उन्होंने कहा कि ये हमारी एक किस्म से चैलेंज है हमारे लिए कि हमारी इज्जत के ऊपर हमला हुआ और हम इसका बदला लेंगे। यही तो था। अब उसी लाला लाजपत राय से सबसे ज्यादा मतभेद रखने वाला अगर कोई उस दौर का नौजवान अगर मिलेगा, पूरे के पूरे नेताओं के अंदर 20-22 साल का नौजवान आपको मतलब उनके साथ बहस करता हुआ दिखाई देगा। किस बात के लिए? आप ये देखिए उस दौर के अंदर सबसे ज्यादा, जैसे आजकल नहीं है हिंदू और मुसलमान की कोई सवाल आओ, आप बीच के अंदर हिंदू और मुसलमान का सवाल डाल दो, बाकी सारे सवाल गौण आपको दिखाई देंगे। अब जिन लोगों की वजह से आज गौण सवाल दिखाई देते हैं, उसी इन्हीं लोगों ने अपना संगठन 1920 के अंदर बनाया था। 1920 में आरएसएस बना। उसी आरएसएस और हिंदू महासभा ने पूरे के पूरे आजादी के आंदोलन के अंदर, खास करके 20 के दशक के अंदर, आप वो जो बहस है लोगों के बीच में, उसका सुर बदल दिया हिंदू और मुसलमान का। अंग्रेज गौण हो गए और सवाल क्या आ गया? हिंदू और मुसलमान का 20 के दशक के अंदर। और लाला लाजपत राय जो कि पूरे पंजाब के इलाके के अंदर, पंजाब आज का पंजाब नहीं, उस दौर का पंजाब जिसमें बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का शामिल है, हरियाणा, पंजाब, ये हिमाचल, ठीक है। लाला लाजपत राय जैसा शख्स जो है उससे प्रभावित हो जाता है। और भगत सिंह कह रहे हैं कि ये सबसे खतरनाक विचार है। अब हमारे लिए सम्मान की बात है कि अब अगर हम लाला लाजपत राय के बारे में कोई थोड़ा सा क्रिटिकल आलोचनात्मक तरीके से बात रख दें तो कोई कहेगा कि देखो ये इतने बड़े महान नेता जिसको अंग्रेजों ने लाठियों से पीट करके मारा, उसके खिलाफ भी इतना क्रिटिक बात कर रहा। लेकिन उस दौर के अंदर भगत सिंह जो है उस हमारे सम्मान जो मतलब एक तरीके से नेता, राष्ट्रीय नेता थे, उसको भी आलोचनात्मक तरीके से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस दिशा के अंदर आप लेकर के जा रहे हो वो देश के अंदर कोई बहुत बढ़िया चीज लेकर के नहीं आएगा। ये कहना कोई छोटी बात है? क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि यही अंग्रेजों की चाल है, हिंदुओं और मुसलमानों के नाम पर इस देश के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना और अपने राज को सुरक्षित रखना। अब लाला लाजपत राय भगत सिंह के बारे में क्या कह रहे हैं उस दौर के अंदर? वो कह रहे हैं कि ये जो है ना लड़का बार बार मेरे से बात कर रहा है, बहस कर रहा है, ये रशियन एजेंट है। रशियन एजेंट बोलते थे उनको,
कि रूस का एजेंट है, ये मेरे को हिंदुस्तान का लेनिन बनाना चाह रहा है, ये लाला लाजपत राय कह रहे हैं। तो यानी कि लेनिन बनाना चाह रहा है, ये बात कौन कह रहा है? जिसको आलोचना कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एक नौजवान उस दौर के अंदर जो क्रांति हुई 1917 के अंदर, उस क्रांति से सबसे ज्यादा प्रभावित आपको दिखाई देगा। अब विचार को देखिए कि विचार क्या है, समानता की बात कर रहा है, हर सामाजिक एवं जो आर्थिक भेदभाव है उसको खत्म करने की बात कर रहा है। और तीसरी जो सबसे ज्यादा प्रभावित जिससे हो रहा है वो क्या है? वो है उस दौर में जो सबसे बड़ी क्रांति हुई 1917 के अंदर रूस के अंदर, उस क्रांति की बात कर रहा है। और जिस आदमी की वो आलोचना कर रहा है कि आप गलत रास्ते पर देख रहे हो, वो कह रहा है कि ये मुझे वहां के उस आदमी की तरीके से, नेता की तरीके से बनाना चाहता है, लेकिन मैं बढ़ूंगा नहीं। ठीक है, अब वो और क्रांति थी, उसके अंदर क्या हुआ? लेनिन, आप समझ रहे हो, लेनिन नाम सुना है आपने? 1917 में रूस में जो क्रांति हुई उसके नेता थे। पूरा का पूरा सामंती समाज को उसके खिलाफ जंग जीत करके जो है एक ऐसी व्यवस्था कायम की जिसमें ये हुआ कि भाई उत्पादन के साधनों के ऊपर व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा बल्कि समाज का अधिकार होगा। अब ये केवल इतना ही फर्क है, कोई पूंजीवाद और समाजवाद के अंदर मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक फर्क है बस, एक चीज अगर समझ जाओगे तो वो पूंजीवाद और समाजवाद में फर्क है। वो क्या है? वो है उत्पादन के साधनों के अंदर मालिकाना हक किसका होगा? अगर व्यक्ति का है तो व्यक्ति वो है पूंजीवाद, और अगर पूरे समाज का है तो वो क्या है? वो हो गया समाजवाद। ये फर्क है। पूंजीवाद के अंदर जो मुनाफा उत्पादन होता है वो होता है लाभ के लिए, लाभ जो होता है जैसे मैक्स, सबसे लाभ को कैसे ज्यादा किया जा सकता है। और समाजवाद के अंदर लक्ष्य होता है कि भाई सबके अंदर समाज, सबका सामाजिक कल्याण। तो उस दौर के अंदर जो क्रांति हुई, उस दौर के अंदर आप देखोगे वो समाजवादी क्रांति थी जिसमें उत्पादन के साधनों के ऊपर समाजवाद, सब समाज का एक अधिकार स्थापित किया। यही अपने अलग अलग लेखों के अंदर भगत सिंह देखते हैं। और आपने ये भी बहुत जगह पढ़ा होगा कि भाई आप यूं देखिए कि एक मतलब सवाल है कि फांसी के ऊपर ले जाना है, ले जा रहे हैं, आता है और वो भाई अब फांसी होने, मान लो तो हमें कितने पढ़े लिखे, कितने बहादुर क्यों ना हो, अब यूं होना हो कि कल फांसी होगी तो उसका क्या हालात होगी। वो एक फिल्म आई थी इसी के अंदर, वो उसका नाम हैंगमैन मेरे ख्याल से था, हिंदी में थी हैंगमैन नाम से। उसके अंदर ये कहानी है छोटी सी, मैं बता रहा हूँ कि भाई वो जल्लाद होता है और मतलब फांसी देने का वो था, वो कह रहा बहुत फांसी दे दी, और उसने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिनको की फांसी दी जानी है। उसी के अंदर एक छोटा सा वाक्य ये आता है कि एक साधु होता है, वो कह रहा है कि फांसी क्या है, वो भी जेल के अंदर है, लेकिन वो कह रहे क्या है, फांसी हो जाएगी, मर जाएंगे, आत्मा अजर है, अमर है। नहीं, जैसे ये साधु संत देते हैं कि भाई हो भी जाएगी, क्या परमात्मा के अंदर विलीन होना ही है, ये देह त्यागनी है और क्या है। लेकिन वो शाम को जब लेने के लिए आए सुबह सुबह जल्लाद, बाबा जी दिखाई नहीं दे रहे। बाबा को देखे तो कहां से लगा, बाबा जी चढ़ा हुआ ऊपर पंखे के ऊपर, जो टांड बोलते थे, और वो कह रहे छोड़ दो छोड़, मतलब सारी हवा निकल जाती है। वो सारी आत्मा अजर है, आत्मा जो है उसका बोला ना मरती है, ना बोला सूखती है, ना जलती है, वो सब हवा है। ये है। अब ये कहना कि मतलब ये सवाल कि भगत सिंह डरा या नहीं डरा, ये तो वैध का सवाल एक तरीके से, लेकिन ये तथ्य सबके सामने है कि भगत सिंह से जो कहा जा रहा था कि भाई आप आओ, मतलब फांसी के लिए चलना है भगत सिंह, अब पूर्व ने क्या कहा कि भाई 5-7 मिनट रुको या थोड़ी देर रुको, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। यानी कि वो लेनिन, उसी जिस विचार की हम बात कर रहे हैं, उसी क्रांति की जो बात कर रहे हैं, उस क्रांति के अगर दूत लेनिन जिसको हम जानते हैं उसकी जीवनी पढ़ रहा है, और पढ़ते हुए एक तरीके से जिस पेज कहा कि फिर ये पेज पलटा कि भाई चलो अब ये मतलब कैसे पढ़ते हैं हम पेज
कि भाई चलो कल पढ़ेंगे, ऐसे ही तो पढ़ते हैं। एक आदमी ये है नौजवान कि भाई चलो फांसी के ऊपर रहा, पेज पढ़ रहा है कि भाई चलते हैं, अब चलते हैं। तो ये मतलब उस विचार के प्रति उसकी कमिटमेंट, आपको समर्पण दिखा रहा है कि भगत सिंह का विचार एक तरीके से क्या रहा। दूसरा, इसके अंदर एक बात ये है कि इसी तरीके से जब हम उनकी जीवनी पढ़ते, उनके साथियों के द्वारा लिखी हुई, उन्हीं के अंदर ये चीजें आती है, कोई मन गढ़ंत चीज आपको दिखाई नहीं देती, क्योंकि उनके साथियों ने इसको वेरीफाई का मतलब है उसको कहा कि हाँ ये बात सही है, ये किया है। अब एक आदमी जा रहा है, वो पहले दिन मतलब उस सफाई कर्मचारी जो कि मतलब वाल्मीकि जाति से था, बेबे मतलब बोलते थे उसको, और वो कह रहा है कि भाई तेरे हाथ का खाना खाना है, बस आखिरी इच्छा ये, ठीक है। और वो खा नहीं पाया क्योंकि अलग अलग कारणों से। लेकिन इस इच्छा का मतलब ये नहीं है कि भाई उस आदमी के प्रति उसका सम्मान है। इसका मतलब ये है कि भाई जो समाज के अंदर छुआछूत की व्यवस्था है, वो ही एक किस्म से प्रथा। वो कह रहे हैं कि भाई ये सबसे घृणित एक किस्म से विचार इस समाज के अंदर सदियों तक रहा है, और जब तक ये विचार खत्म नहीं होता, आदमी से आदमी छू नहीं सकता, ये विचार जब तक है तब तक आजादी के कोई मायने एक तरीके से नहीं रह जाते। अब व्यक्तिगत जीवन के ऊपर भगत सिंह के बताना मुझे यूं लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को बहुत सारी जीवनियां मिलेंगी, अलग अलग घटनाएं मिल जाएंगी। ये है विचार का मसला। तो ये तीन चीजें जो निकल करके आई भगत सिंह के, और आप देखोगे बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, खास करके आज वो उसे कहते हैं कि भगत सिंह बड़ा राष्ट्रवादी था। राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्रवाद कह करके उसको पूरा का पूरा उसके विचारों को ढकना एक किस्म से आप कह लोगे, ठीक है। राष्ट्रवादी जैसे दूसरे बोला राष्ट्रवादी थे, वैसे ही बोला भगत सिंह, बोला उन सबसे बढ़िया राष्ट्रवादी एक तरीके से दिखाई देगा। लेकिन ये केवल राष्ट्र का मसला नहीं है। भगत सिंह 22-23 साल की उम्र के अंदर दुनिया के सबसे बड़े बड़े क्रांतिकारियों की जीवनियां और उनका लिखा हुआ पढ़ चुके। आपने देखा होगा उनकी लिखी हुई किताबों पढ़ी हुई, जो जेल की डायरी, जेल की डायरी भगत सिंह ने जो जेल में लिखी। मतलब होता क्या है कि जब किताबें पढ़ते हैं तो जो अच्छा पढ़ने वाला होता है वो क्या करता है कि जो उसे बढ़िया लगता है उसको नोट कर लेता है ऐसे। तो उस डायरी के अंदर कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज ऐसी नहीं है। वो क्या है, वो यही लिखा हुआ है उसका कि भाई मैंने पढ़ा और ये चीज जो है वो इम्पोर्टेंस है, इसको मैंने नोट कर लिया। तो उस डायरी के अंदर आप देखोगे दुनिया के अंदर सबसे अच्छी जो मतलब अलग अलग नेता रहे जिन्होंने अलग अलग देशों के अंदर, चाहे वो फ्रांस के अंदर हो, इटली के अंदर हो, जो क्रांतियां की सबकी जीवनियां वो पढ़ करके उसमें नोट कर रहे थे, उनके विचारों को नोट करते हुए दिखाई देते। और आप देखोगे कि जेल के अंदर आप खास करके जो आखिरी 2 साल उनके हैं जो जेल में रहे, उन्हीं के उसी में उसको लिखने का भी मौका मिला। और उसके अंदर हर मुद्दे के ऊपर आपको दिखाई देगा। उनके नारे देखिए क्या है। अब आमतौर पर भारत माता की जय ये नारे दिखाई देते, वंदे मातरम ये नारे दिखाई दे रहे, ठीक है, अल्लाह अकबर उस दौर के अंदर ये नारे हैं, सत श्री अकाल पंजाब के अंदर ये नारे आपको दिखाई देंगे। लेकिन भगत सिंह इनमें से कभी कोई नारा लगाता हुआ आपको दिखाई नहीं देता। उनके 2 मुख्य नारे आपको मिलेंगे, एक है इनकलाब जिंदाबाद और दूसरा ये है हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो उन पूरे के पूरे जो उनका संगठन था HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बाद में बना, पहले वो उनकी आर्मी था, नौजवान भारत सभा के बाद में बना। तो ये 2 नारे आपको दिखाई देते हैं। तो मोटे तौर पर विचारों के मामले में भगत सिंह के क्या विचार थे, मुझे यूं लगता है कि आप सब साथियों के समझ में ये चीज दर्ज हुई है कि भाई ये इस तरीके के विचार हैं। अब ये है कि 1900 भगत सिंह जो है वो उनकी शहादत होती है 23 मार्च 1931 को। उसके बाद में 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलती है। तो हमें जो मैंने पहले कहा सबसे पहले कि ये होना चाहिए कि भाई ये जो खाका एक हिंदुस्तान का उन्होंने खींचा, उन खाके में से बहुत सारी चीजें अभी तक हो जानी चाहिए थी।
अब गैर बराबरी के अंदर क्या है? गैर बराबरी शिक्षा की भी गैर बराबरी है। अब जैसे मैंने बताया कि शहीद वीरेंद्र स्मारक समिति ने ऐसे बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया जिनको सरकार कितना भी जोर लगा लेती वो मुख्य धारा के अंदर लेकर के नहीं आ सकती थी। यानी कि सरकार के जोर लगाने के बावजूद भी शिक्षा सब तक नहीं पहुंची। एक सवाल तो इसके अंदर है। तो जो जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक गैर बराबरी खत्म होने का सवाल पैदा नहीं होता। ये है। तो इतने पीछे आजादी के 75 साल के पश्चात भी हम अलग अलग चीजों के ऊपर अगर हम देखें कि भाई क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अब आप देखो गैर बराबरी की बात लेते हैं। चलो समाजवाद तो हिंदुस्तान के अंदर केवल समाजवाद ऐसे आ जाएगा जिस तरीके से समाजवाद के विचार को बढ़ाने वाले लोग कर रहे हैं, उसमें थोड़ी सी संदेह हर आदमी को हो सकता है। हालांकि अगले कोशिश अपनी पूरी कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन कुछ जो बुनियादी ऐसी चीजें जो कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के अंदर जिसमें एक संविधान भी है और उसके अंदर लिखा हुआ बराबरी का कंसेप्ट भी, अवधारणा भी बराबरी की, उसके अंदर हम ये तवक्को रखते हैं कि कुछ हो जाए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बराबरी की। जो उन्होंने कहा कि 2% लोग एक जो है वो पूंजी 2% पूंजीपति राज करेंगे। भगत सिंह कह रहा 98% का राज नहीं आएगा। लेकिन अब आप देखो 75 साल के 1980 का एक आंकड़ा मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। वो क्या आंकड़ा है कि जो सबसे अमीर 1% लोग हैं 1980 के अंदर, उनके पास देश के अंदर जितना भी पैदा होता है उसको बोलते हैं, अंग्रेजी में अगर उसकी बोलो जीडीपी बोलते। नाम सुना हुआ अखबारों के अंदर जीडीपी, सबसे ज्यादा आजकल रटा जाने वाला शब्द है। यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोल लो आप उसको। जितना सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? एक देश के अंदर जितना भी पैदा होता है, चाहे वो वस्तु पैदा हुई हो चाहे सेवा पैदा हुई हो, उसको बाजार में जब बेचते हैं तो जो जिसको पैसे में जो गणना आएगी उसको बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। 1980 के अंदर 1% जो अमीर हैं उनके पास दौलत थी 6.5% दौलत। ठीक है, कितनी? 6.5% दौलत 1% अमीरों के पास। और आज का डाटा पढ़ कितनी हो सकती है? क्या नाम बेटा? कौन से पढ़ता है? 10th में। वैसे बता, कोई ऐसा सवाल नहीं है। कितना सोच सकता है कि भाई 1% लोगों के पास 6% है 80 के अंदर। 80 कोई बहुत पुरानी चीज नहीं है ये, मतलब आप अब कितना सोच सकते हो कि कितनी होगी उन 1% लोगों के पास? सरकार का डाटा है वो मैं बताऊंगा, कितना मैक्सिमम सोच सकते हो। पूरे देश की आधी जीडीपी का हिस्सा ना वो 1% के पास। ये 57 सही कह रहे हो, 57% जो है पैसा दौलत जो देश में पैदा होती है। ठीक है, दौलत इसलिए मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जीडीपी वगैरह मतलब हो सकता है समझ में नहीं आई। एक देश में जितना पैदा होता है उसका 57% 2020 के अंदर ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है उसको वो निकालती है डाटा। ठीक है, वो कह रही है कि 57% जो है 1% लोग लेकर के जाते हैं। और दूसरा एक डाटा और 80 के साथ मैं आपको बता रहा, गैर बराबरी का जो मसला है, जो कह रहे कि हम आजादी, भगत सिंह कह रहे हैं कि आजादी के मायने गैर बराबरी से आजादी। लेकिन ये देख लो क्या आजादी मिली, बल्कि जो शोषण है वो आपको ज्यादा दिखाई देगा। 1980 के देखो जितना पैदा होता है किसी देश के अंदर, एक बात मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं थोड़ा सा आंकड़े इसलिए कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, लेकिन इतने गहरी आंकड़ों वाली बात नहीं है। एक देश में जितना पैदा होता है वो 4 चीजों के अंदर बंटता है। ठीक है, किन किन के बीच में? एक तो कच्चा माल जो कॉस्ट होती है वो तो चलो निकाल ली जाती है, जो भी मतलब रॉ मटेरियल कच्चा माल हुआ, उसके बाद में जितना पैदा हुआ 4 चीजों में बटेगी। एक तो बटेगी मजदूर के पास, मजदूरी गई, पूंजी के पास
इंटरेस्ट गया, ब्याज जिसको बोलते हैं, क्योंकि जो अडानी है, अंबानी है या कोई और ऐसा मतलब उद्यमी है, वो पैसा ये जरूरी नहीं है कि खुद के पैसे हो, वो उधार लेकर के पैसा करता है। जैसे आपने सुना नहीं, बैंकों से इतने रुपए ले लिए, ऐसे तो बैंकों से पैसा लेता है, तो बैंकों को जो ब्याज देता है उस ब्याज को आप वो मान लो। तीसरा होता है जमीन, जमीन जो है उसको मिलता है लगान। और चौथा होता है मुनाफा, जो पूंजीपति जो लेता है, उद्यमी जिसको बोलेंगे। 1980 के अंदर जो मेरे पास मतलब एक किस्म से आपको मैं वो डाटा दूं, वो क्या है, पूंजी के अंदर और मजदूर के अंदर जो है वो देखिए, प्रॉफिट है 19%। जितना 100 हुआ उसमें से 19% किसके पास था, जो मालिक है पूंजी का, जिसने उधार लिया उसके पास गया, ठीक है, तो शुद्ध हुआ कच्चा माल निकाल करके। और मजदूर के पास कितना मिला, 31%, यानी कि 100 में से 31 रुपए किसको मिल रहे थे, मजदूर को। और मालिक को कितने मिल रहे थे, 20। 1980 की बता रहा हूं। और दूसरा, अब अगर आप लोगे, अब वो मिल रहा है पूंजी, मजदूर को कितना मिल रहा है, 30 से 31 था ना, 31 से अब मिल रहा है 11.6, यानी कि 100 रुपए में से 11.6 रुपये किसको मिल रहे हैं, मजदूर को मिल रहे हैं। और मालिक को कितने मिल रहे हैं, 56.2। 100 में से 56.2 कौन ले गया, मालिक। तो जिस गैर बराबरी की बात उस दौर के अंदर भगत सिंह कह रहा है, जिससे आजादी, क्या वो उससे कुछ मुक्ति मिली, बल्कि आप ये देखिए पिछले 40 साल के अंदर उसके अंदर कई गुना इजाफा हुआ है उस गैर बराबरी के अंदर। तो ये प्रासंगिकता जो है उसकी वो बड़ी, और ये केवल एक डाटा नहीं है, ऐसे आपको बहुत सारी चीजें जो है वो मिल जाएंगी। जैसे आप देखोगे कि भाई पिछले आप 15 और 16 और अब का तुलना करोगे ना, इसी के अंदर बहुत सारी चीज आ जाएगी। जिस समय हमें अच्छे दिनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और हमारे राजनेताओं ने हमें ये वादा किया था कि भाई अब अच्छे दिन आने वाले हैं, यानी कि जो भगत सिंह सपना देख रहा है, अभी जो सत्ता के अंदर हमारे साथी बैठे हैं, हमारे नेता जो बैठे हैं, उन्होंने कहा था कि हम उस सपने को थोड़ा करीब लेकर के आएंगे। अच्छे दिन तो यही होंगे ना कि भाई वो जो सपना भगत सिंह ने देखा है उसके कहीं कुछ नजदीक तो लगे। लेकिन आप देखोगे 1915-16 के अंदर सबसे गरीब जो लोगों की आमदनी है, उसको अगर आज 1920-21 का डाटा है, 1920-21 से 5 सालों के अंदर भी अगर हम बात करें, तो सबसे गरीब जो लोग हैं उनकी आय 53% घट गई। आमदनी की जो है कितनी घट गई, 53% घट गई। और 20% लोग, सबसे गरीब 20% लोगों की बात है। और दूसरा आप देखोगे सबसे ज्यादा जो ऊपर के तबके बैठे हुए 20%, उनकी दौलत जो है वो कितनी हो गई, 39% जो है वो दौलत बढ़ गई। ठीक है, एक डाटा ये आ गया। तो हमने पहला क्या बताया था, पूंजी को कितना मिल रहा है और मजदूर को कितना मिल रहा था उसके अंदर। 5 सालों के अंदर भी जब सबसे ज्यादा हमें अच्छे दिनों की दरकार है, उसके अंदर भी आपको ये दिखाई देगा कि अमीर लोगों की दौलत बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है और सबसे गरीब लोगों की दौलत कम हो रही है। ये है। हेलो, इसके संबंध में एक और मतलब अगर हम बात करें, हर आदमी ने सुना होगा भी 1.5 साल पहले एक अखबार के अंदर क्या बात आई निकल करके, वो बात ये निकल करके आई कि अडानी जो है वो दुनिया का 5वां अमीर बन गया। सुनी ना आपने, 1.5 साल पहले। लेकिन वो दौर कौन सा है, जिस दौर के अंदर हिंदुस्तान की सारी जनता का काम रुका हुआ, कोरोना के अंदर अर्थव्यवस्था ठप है। उस ठप हुई अर्थव्यवस्था के अंदर भी जो है अडानी दुनिया का 5वां अमीर बन गया। हमने तालियां बजाई, भाई हमारा एक आदमी तो
उस लिस्ट में शामिल हुआ। फिर थोड़े दिन बाद में सुना कि अडानी साहब दुनिया के चौथे अमीर बन गए। सुना, यानी कि इतना तो मुझे यूं लगता है भगवान सबम भी आकर के अपने हाथों से काम करे, उसकी औकात नहीं है दौलत बढ़ा ले। फिर थोड़े दिन बाद में क्या सुना कि अडानी साहब दुनिया के तीसरे सबसे अमीर बन गए। अभी 20-25 दिन, महीना, शायद 1.5 महीना हो गया, भी नहीं हुआ, महीना भी नहीं हुआ, अभी क्या सुना आपने, अडानी साहब दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अमीर हो गए। भाई ऐसी क्या फैक्ट्री आ गई, ऐसा क्या साधन है कि भाई आपने हवा के अंदर हाथ घुमाया और कह दिया भाई ले। दौलत ऐसे पैदा होती है, दौलत ऐसे ही पैदा होती है। उसी दौर के अंदर जब एक आपके देश का आदमी दुनिया का सबसे अमीर बनने की उसमें जंग में शामिल है, उसी समय वो तब आगे बढ़ेगा जब आपके बाकी जो लोग हैं वो नीचे जाएंगे। समझे? ऐसा जब 150 करोड़ लोग इस तरीके से खुले छोड़ रखे हो लूट के लिए कि भाई कोई कानून नहीं है, कोई ये नहीं है, आप लूट लो। समझे? तो 150 करोड़ थोड़े होते हैं क्या? एक रुपया भी अगर काटे 150 करोड़ लोगों में से और वो एक आदमी तक पहुंचना उसका सुरक्षित कर दिया जाए कानूनों के माध्यम से, तो उसके पास कितने आ गए? 150 करोड़। तो ये एक प्रक्रिया आपको दिखाई देगी। दुनिया का सबसे, तालियां बजा लो, लेकिन उस तालियों के पीछे कितने लोगों के पसीने की चोरी होगी, ये सवाल तो है। भगत सिंह जिस आदमी के विचार को अपनी, उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक विचार अगर कोई है तो ये है, वो कौन है? वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स को हम याद क्यों करते हैं? मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। हमने अलग अलग थ्योरी सिद्धांत पढ़े, लेकिन कार्ल मार्क्स ने कहा कि इस दुनिया के अंदर जो कह रहे ना कि सबसे ज्यादा विचार क्या है, वो कह रहा है कि पैदा करने का सामर्थ्य अगर किसी के पास है, वो कह रहे कि पैदा करना यानी कि मूल्य के अंदर बढ़ोतरी करना। समझ गए? भाई पहले कोई चीज है 100 रुपए की है, फिर वो चीज 150 की बिकी तो 50 रुपए इजाफा हुआ। वो लकड़ी पड़ी है यहाँ पर ऐसे, ठीक है, वो लकड़ी आप खरीद के लाए 100 रुपए में, 100 रुपए है उसका मूल्य। आपने लकड़ी से कुर्सी बना दी, उस कुर्सी का मूल्य हो गया 400 रुपए। समझ गए? तो 300 रुपए बढ़े या नहीं बढ़े? कार्ल मार्क्स ने ये कहा कि ये जो 300 रुपए बढ़े हैं ये एक उत्पादन के साधन से बढ़े हैं, और वो कौन है? वो है मजदूर। उन्होंने कहा पैदा करने की सामर्थ्य केवल किसमें है? मजदूर के अंदर है। मशीन अपने आप पैदा नहीं करती। जैसे उन्होंने कहा कि किसी भी उत्पादन के अंदर मशीन का हिस्सा उतना ही है जितना उसकी कीमत है, चाहे वो 2 करोड़ की आई हो चाहे 10 करोड़ की आई हो। मशीन अपने आप 250 करोड़ नहीं पैदा कर सकती, 5 पैसे भी पैदा नहीं कर सकती जब तक मजदूर उस मशीन के साथ नहीं लगता। और वो फिर कई बार ये होता है कि मशीन का मालिक ने तो पैसे लगाए, असल में मशीन क्या है? मशीन भी मजदूर के पसीने का इकट्ठा होना है, एक मशीन कारीगर यंत्र के तौर पर। तो पैदा कौन कर रहा है? पैदा बहुमत जमात कर रही है, लोग कर रहे हैं, आम लोग कर रहे हैं इस देश के अंदर। और जेब किसकी जारी है? वो जारी है एक तरीके से जिसको आप कहोगे किसी कुछ लोगों के पास, नाम ना भी ले, नाम एक तो मैंने लिया है भाई अडानी, मेरे लेने से और ना लेने से क्या फर्क पड़ता है? दुनिया के अखबार भरे पड़े हैं कि भाई देश का एक पूंजीपति अडानी जिसका नाम है वो दुनिया का दूसरा अमीर आदमी बन गया है। अभी ये क्या फर्क पड़ता है? तो ये पसीना जो पैदा कर रहा है वो है श्रमिक तबका, और जा किसके पास रहा है? वो जा रहा है पूंजीपति के पास। तो ये दूसरा जो सवाल है साथियों, ये तो है गैर बराबरी का। दूसरा सवाल है भगत सिंह की ने जो बात कही थी वो है सांप्रदायिकता की। अब इस देश के अंदर आप देखोगे पिछले काफी समय से जो सौहार्द की हर आदमी बात करता है, प्रधानमंत्री भी कहता है, सब कहता है कि भाई आपसी भाईचारा एक तरीके से बढ़े, तो आपको ये दिखाई देगा कि भाई उसके ऊपर भी एक संकट की स्थिति जो है पैदा हुई है। ज्यादा विस्तार से क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया मुझे यूं लगता है
अब उसके अंदर भी आप देखोगे कि अलग अलग जगह के ऊपर, कभी गाय के नाम पर, कभी किसी अन्य नाम के ऊपर एक आपको तनाव दिखाई देगा। अगर ये तनाव समाज के अंदर आपको दिखाई देता है तो हम ये समझ सकते हैं कि हम विचारों, भगत सिंह के विचारों से दूर गए हैं, उसके नजदीक एक तरीके से नहीं गए। दूसरा सवाल ये है। तीसरा, हमने जो बात की थी वो सामाजिक भेदभाव से मुक्ति की बात कही थी, जो भगत सिंह ने अपने आजादी के खाके के अंदर दर्ज की। वो सामाजिक भेदभाव, धर्म की तो हम बात कर चुके हैं, वो क्या है, वो जातीय आपसी तनाव हर दौर के अंदर, आप आज के अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर भी कोई कमी उस तरीके से दिखाई, अलग अलग घटनाएं आती हैं, अलग अलग घटनाएं। अब ये गुजरात के अंदर 5-4 साल पिछला जो इलेक्शन था, उस समय गायों के नाम पर वो थी, मतलब भाई ये गाय काट दी, ये कर दिया। जो उठा करके ले जाते थे लोग गायों को, जा करके डीसी के अफसर दफ्तर पे डाल दी, बोला करो संस्कार अपनी माओ का। ऐसे भाई आप हमें इसी गाय के नाम पर मार रहे हो, बोला मरी हुई गाय हम उठाते, चमड़ा उसका यूज करते। लोगों ने प्रतिरोध स्वरूप क्या कहा, डीसी कार्यालय के ऊपर गए और कहा करो संस्कार अपनी माओ का। भाई आप हमें काम भी नहीं दे रहे हो, हम कर रहे हैं, और फिर हमें इसी नाम से जो है आप उत्पीड़ित करो। अलग अलग घटनाएं आपको मिलेंगी जहां पर जात के नाम पर अलग अलग हमले आपको दिखाई दे रहे। तो इनको कोई गिनाने की बात नहीं। कहने का मतलब जो सपना उन्होंने इस तरीके से भेदभाव से मुक्ति की बात कही थी, वो भेदभाव अभी दूर नहीं हुआ। और चौथा, इसमें महिलाओं के बराबरी का मुद्दा हो, उसके मामले में भी कोई बहुत ज्यादा अचीवमेंट, हालांकि हमने कुछ चीजें हासिल की, बहुत सारी हमारी लड़कियां आज उनके सामने अनेक अवसर निकल करके आए हैं, लेकिन फिर भी जिस स्तर के ऊपर परिवारों के अंदर एक किस्म से महिलाओं के बराबरी की बात होनी चाहिए थी, उस तरीके से नहीं हुई। तो अब सवाल ये है कि एक नौजवान 23 साल की उम्र के अंदर एक खाका खींचता है आजादी का, उस खाके के लिए अपना जो है सर्वोत्तम बलिदान देता है, और उसकी आने वाली पीढ़ियां जो ये कही, वो मैंने कहा कि ये जो पेज पलट करके गया था वो, कि भाई इससे आगे, बोला फिर आगे कौन पढ़े, बोला आगे मेरी आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी। तो उन पीढ़ियों के ऊपर उस खाके को पूरा करने की जिम्मेदारी बढ़ती है, क्योंकि जो गैर बराबरी, जो भेदभाव, वो कम नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो ज्यादा, मतलब एक तरीके से है। तो नौजवान साथियों के सामने ये काम निकलता है कि नंबर 1 तो काम यही है कि हम भगत सिंह ने लिखा क्या है, ठीक है, कोई उसके ऊपर फूल मालाएं पहनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। आप कह सकते हैं भगत सिंह से दोस्ती करने की जरूरत है। कोई बहुत यूं नहीं है कि भाई देवता बना दिया, उसको फूल मालाएं चढ़ा दी, आगे दिया लगा दिया और अपनी मतलब ठीक है जी मना लिया। तो सबसे ज्यादा जरूरत आज के दिन है वो एक है, वो ये है कि हम भगत सिंह के विचारों को पढ़ें, उसके लिखे गए लेख। आप देखिए हर मुद्दे के ऊपर विद्यार्थी आप कॉलेज के अंदर पढ़ाते हैं, कॉलेज के अंदर इलेक्शंस का मुद्दा आता है, हम ही कह देंगे नहीं इलेक्शन ही होना चाहिए, लेकिन उस दौर के अंदर एक 22 साल का नौजवान, उस समय तो 22 का था जब लिख रहे थे, क्या लिखता है, विद्यार्थी एवं राजनीति, एक लेख लिखना है, ठीक है, विद्यार्थी और राजनीति, हर विद्यार्थी को वो लेख पढ़ना चाहिए। उसी समय वो कह रहा है धार्मिकता के ऊपर बात करते हुए, ईश्वर के ऊपर बात करते हुए, जब पंजाब के अंदर बहुत सारे ग्रंथियों ने उनके ऊपर सवाल उठाने शुरू किए, तब वो एक लेख लिखता है, मैं नास्तिक क्यों हूं, ये सवाल, ठीक है। आप तो नौजवानों के सामने सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि वो भगत सिंह के लिखे हुए ये छोटे छोटे लेख हैं बहुत सारे, वो लिखिए, वो हर मुद्दे के ऊपर आपको लेख मिलेगा। आप ये आजकल एक वर्ड शब्द सुन रहे हो, गोदी मीडिया सुन रहे हो ना, गोदी मीडिया, वो भगत सिंह 1929 के अंदर ये बात कह रहा है, पत्रकारों के ऊपर लिख रहा है कि आज के दौर में पत्रकार जो है वो किस तरीके का, उन्होंने कहा कि पत्रकार जो है वो सबसे सभ्य और सबसे सचेत और समाज के प्रति सेंसिटिव आदमी होना चाहिए।
लेकिन बोला पत्रकारों ने अपने इन मूल्यों को गिरा दिया उस दौर के अंदर। और आजकल वाले देख लो क्या पत्रकार है, यानी कि सरकार एक नोट जारी करती है, कोई बयान जारी नहीं करती। 2000 का नोट, सरकार का कोई बयान नहीं है, उससे पहले पत्रकार क्या करते हैं, इसमें ऐसी चिप है कि वो 100 फीट नीचे बोला गहराई से भी बोला बता देगी कि पैसा का हवा के अंदर। ये है, यानी कि जिस गोदी मीडिया की आज हम आलोचना करते हैं वो भगत सिंह उस दौर के अंदर लिख करके जाता है। तो एक तो आप उनको पढ़ो, दूसरा जो समाज के अंदर जिस तरीके के भेदभाव हो उससे थोड़ा सा दुखी होना शुरू करो। समझे भाई, को अडानी मिल गया बढ़ गया, इस पे ताली क्या बजाए, ये खुश होने की बात नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा अमीर हो गया, इससे दुखी होना शुरू हो भाई। क्यों? क्योंकि अगर एक आदमी इतना अमीर हो गया, पैदा तो उतना ही हुआ, यूं तो है कोने की भाई एक तरफ भंडार लग गई इस देश के अंदर, तो इससे थोड़ा सा दुखी होना शुरू करो। जब भी कभी आपसी झगड़े होते धर्म के नाम पे कहीं भी, उससे थोड़ा सा ये हो घृणा पैदा करना शुरू करो। ठीक है, झगड़ों से भाई ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर। तो जब इस तरीके की बात आएगी फिर आता है कि भाई जैसे एक नौजवान उस दौर के अंदर 22 साल का नौजवान दुनिया का सबसे बेहतरीन साहित्य पढ़ करके दुनिया का सबसे सर्वोच्च बलिदान दे सकता है, तो उसी कड़ी के अंदर हम कुछ ना कुछ योगदान एक तरीके से जरूर दे सकते हैं, चाहे वो ये गोष्ठियों के रूप में हो या अलग अलग रूप में गांव के अंदर जहां पर आप रहते हो वैसे। बस मैं इतनी बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। और मैं हमारे जो साथी है जिन्होंने मुझे बुलाया उनका बहुत बहुत मतलब शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों से मिलने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।